हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे और इस तरह से आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले पार्ट में हमने मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन मैंने वहीं पे ही कंप्लीट कर दिया है। आज हम केवल केमिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। बट एंजाइम्स का क्या रोल होता है? एंजाइम्स हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ये खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद ही नहीं इन्वॉल्व होंगे, बट केवल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाएंगे। वो किसी से ना रिएक्ट करते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं और बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। बट बॉडी में अगर एंजाइम्स की कमी हो जाए, एंजाइम्स जितनी ज़रूरत है उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो जाए, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी बढ़ावा देते हैं, यानी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एंजाइम्स का सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो एंजाइम्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: प्रोटीलिटिक, लाइपोलिटिक, एमाइलिटिक और न्यूक्लियेसेस। प्रोटीलिटिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या रोल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। और लाइपोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लिपिड यानी कि फैट के डाइजेशन में। एमाइलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वही न्यूक्लियेसेस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीलिटिक एंजाइम्स 3 टाइप्स के होते हैं: पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम जो होते हैं वो केवल प्रोटीन का ही ब्रेक डाउन करते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि डाइजेशन में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब पढ़ेंगे तब इनको भी हम पढ़ेंगे। लाइपोलिटिक एंजाइम्स में केवल एक एंजाइम आता है, वो है लाइपेज एंजाइम, मतलब लिपिड का जो भी ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम लाइपेज एंजाइम कहलाता है। एमाइलिटिक एंजाइम्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक एमाइलेज और दूसरा होता है टाइलिन। एमाइलेज भी 3 टाइप्स के होते हैं: मोल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ठीक, मोल्टेज जो होता है मोल्टोज का ब्रेक डाउन करता है, वही लैक्टेज लैक्टोज का और सुक्रेज सुक्रोज का। मोल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। लैक्टोज जो होता है वो भी डाइसैकेराइड होता है, वो गैलेक्टस और ग्लूकोज का बना होता है। और सुक्रोज जो होता है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का बना होता है। मोल्टोज जो होता है वो हनी और स्वीट पोटैटो में पाया जाता है। जो लैक्टोज होता है वो केवल मिल्क में पाया जाता है। वही सुक्रोज जो होता है वो फ्रूट्स में पाया जाता है, यानी कि जितने मीठे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक, तो इन सब के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। ठीक, टाइलिन जो होता है एक खास एंजाइम होता है जो कि सलाइवा में पाया जाता है, जो फूड में मौजूद स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आता है नंबर न्यूक्लियेसेस का। न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो आरएनए और डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गए एंजाइम और कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं, ये उसका एक फ्लो चार्ट हो गया। जब हम डाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फूड में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आखिर किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जब डाइजेशन चालू होगा तो ये अपने सिंपल फॉर्म में आएंगे। जब ये टूटेंगे तो अपने सिंपल फॉर्म में आएंगे। तो जब सिंपल फॉर्म में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे कि प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से, यानी कि जब डाइजेशन होगा तो प्रोटीन अपने मोनोमर्स में टूटेंगे जिनसे वो मिलके बने हैं और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? एमिनो एसिड। प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा? एमिनो एसिड। फैट, जब फैट का डाइजेशन होगा तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद हमें मिलेगा या तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज।
तो ये है सिंपल फॉर्म, ये सारे हैं सिंपल फॉर्म, ये है कॉम्प्लेक्स तो ये है सिंपल। तो जब भी डाइजेशन प्रोसेस होगी, डाइजेशन चालू होगी, तो क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों का क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, ये अपने सिंपल फॉर्म में चेंज होंगे और लास्ट में हमें ये मिलेगा। डाइजेशन की शुरुआत माउथ से ही हो जाती है, माउथ जो कि बकल कैविटी में खुलती है। बकल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स भी खुलते हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। बट ये सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा में एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसको हम टाइलिन कहते हैं। ये टाइलिन फूड में मौजूद 30% स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च काफ़ी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, उसको उसका डाइजेशन करता है और उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज डाइसैकेराइड होता है और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसके लिए खास पीएच की जरूरत होती है जो कि 6.8 होता है। और सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि फूड में मौजूद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये हुई केमिकल प्रोसेस, लेकिन बकल कैविटी में मैकेनिकल प्रोसेस भी चलती है। कैसे, टीथ और टंग की हेल्प से। ये दोनों फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी च्यूइंग करते हैं फूड की, और साथ में उसी वक्त सलाइवा को भी फूड में मिक्स कर देते हैं ताकि फूड काफ़ी मॉइस्ट हो सके और स्वेलो करने में आसानी हो सके। अब ये फूड ईसोफेगस से कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती क्योंकि यहाँ ना कोई एंजाइम होता है और ना इसके भीतर की जो वॉल होती है उसमें कोई मूवमेंट होती है। ठीक, तो अब फूड स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक में सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस चालू होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टमक के अंदर की वॉल होती है जो काफ़ी मस्कुलर होती है, उन मसल्स में एक तरह का मूवमेंट चालू होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि फूड का भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और फूड का ब्रेक डाउन होने लगता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगता है और फिर बाद में एक काइम में चेंज हो जाता है। तो ये है मैकेनिकल प्रोसेस। और गैस्ट्रिक प्रोसेस भी होती है। गैस्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि हमने बकल कैविटी में पढ़ा कि बकल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स खुलते हैं जो कि सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। इसी तरह से स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन ये होता है 97% to 99% वाटर होता है, इसमें 0.2 से लेकर 0.5% तक HCl होता है और बाकी एंजाइम्स होते हैं। इसका क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है, इस वजह से इसका pH काफ़ी लो होता है, 1 to 3.5 होता है। ठीक, एंजाइम जो खास तौर से इसमें पाए जाते हैं वो ये 3 होते हैं, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन। पेप्सिन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने एंजाइम्स के बारे में बता रहा था, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में, तो मैंने पेप्सिन का भी जिक्र किया था। तो वो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। और गैस्ट्रिक लाइपेज या ये जो लाइपेज मैंने भी ये बताया था कि लाइपेज का क्या काम होता है, लिपिड का डाइजेशन में हेल्प करना। तो इसी तरह से पेप्सिन का क्या रोल होता है, पेप्सिन का रोल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। और रेनिन एक खास तरह का एक एंजाइम और होता है जो कि केवल स्टमक में पाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये देखिए पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है और उसको प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में तोड़ रहा है। ठीक, इसके लिए pH की जरूरत होती है, यानी काफी एसिडिक मीडियम में ये एंजाइम वर्क करता है। ठीक, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स उनके मोनोमर्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन बना है। अभी प्रोटीन एमिनो एसिड में नहीं टूटेगा, ये एमिनो एसिड लास्ट स्टेज है। जब ये प्रोटीन का पूरा तरह से डाइजेशन हो जाएगा तब ये एमिनो एसिड में टूटेगा। तो ये अभी धीमे धीमे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटीन का धीमे धीमे ब्रेकडाउन हो रहा है, तब सबसे पहले प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में टूट रहा है। इस तरह से फैट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो जाता है, और किसकी हेल्प से, गैस्ट्रिक लाइपेज की हेल्प से। अब बचा रेनिन। रेनिन का क्या रोल होता है, रेनिन एक खास एंजाइम होता है जो कि केवल स्टमक में पाया जाता है। ये मिल्क में मौजूद केसिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये कैल्शियम के प्रेजेंस में केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। पर रेनिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तब ये प्रोरेनिन कहलाता है। लेकिन जैसे एसिडिक मीडियम मिलता है इसे तो ये एक्टिव हो जाता है और रेनिन में चेंज जाता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। अक्सर आपने
छोटे दूध पीते हुए बच्चों को देखा होगा, जब वो एक्स्ट्रा दूध मुंह से निकालते हैं तो मुंह से जो दूध निकलता है वो काफ़ी कर्ड टाइप का दिखता है ना। बिल्कुल, ये कैल्शियम पैराकैसिनेट ही होता है जो कि मुंह से निकलता है। स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस लगभग 3 to 4 आवर्स तक चलती है। ये क्या होती है? 3 to 4 आवर्स तक चलती है। अब फूड पहुंचता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ड्यूडेनम में आते ही फूड को एक अलग माहौल मिलता है, क्योंकि जब जिस स्टमक में फूड था तो काफ़ी एसिडिक मीडियम में था। अब ये पहुंच चुका है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम काफ़ी बेसिक मीडियम यहाँ पे मिलता है इसे। ये बेसिक मीडियम किस वजह से होता है? बाइल जूस की वजह से। बाइल जूस का जो पीएच होता है वो होता है 7.5 से लेके 8.3, तो काफ़ी बेसिक होता है। साथ में ड्यूडेनम में पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये देखिए, बाइल जूस आता कहाँ से? गैल ब्लैडर से। मैंने आपको बताया था लीवर में बाइल जूस बनता है बट कलेक्ट होता है गैल ब्लैडर में, और गैल ब्लैडर का काम क्या होता है कि समय समय पे बाइल जूस को सिक्रीट करना। तो ये बाइल जूस कहाँ सिक्रीट करता है? ड्यूडेनम में। उसके बाद पैंक्रेटिक जूस पैंक्रियास से सिक्रीट किया जाता है, और इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन से जूस सिक्रीट किया जाता है। अब बाइल जूस का कंपोजिशन जान लीजिए। बाइल जूस में 92% वाटर होता है, 6% बाइल सॉल्ट होता है, 0.3% बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स मिलते हैं। ठीक, बाइल पिगमेंट्स में 2 टाइप के बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में या टेस्ट में। तो इन दोनों की वजह से, बाइल पिगमेंट की वजह से जो बाइल जूस होता है थोड़ा येलो या ग्रीनिश कलर का होता है। बाइल जूस का काम होता है फूड को बेसिक बनाना। फूड जो स्टमक से होते हुए आता है वो काफ़ी एसिडिक मीडियम से होते हुए आता है। जब ड्यूडेनम में पहुंचता है तो बाइल जूस उस फूड को बेसिक बनाता है ताकि आगे की डाइजेशन की प्रोसेस हो सके। पैंक्रियाटिक जूस भी काफ़ी बेसिक मीडियम में ही काम करता है। इस तरह से इंटेस्टाइनल जूस भी बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। इस सारे जूस क्या होते हैं? इनके लिए पीएच काफ़ी हाई चाहिए, मतलब 7 से ऊपर होना चाहिए। ठीक, आप ये देखिए, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट जो होता है इसका काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन से मतलब ये है कि फैट को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके और एंजाइम ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। तो फैट के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है जब ये इसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक, बाइल जूस के बाद काम शुरू होता है पैंक्रेटिक जूस का। पैंक्रेटिक जूस के लिए पीएच की ज़रूरत होती है 7.5 से लेके 8.3। इसका कंपोजिशन होता है 96% वाटर, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। ये तीनों ही प्रोटीलिटिक एंजाइम हैं। जब मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया था तब आपको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के नाम भी बताए थे। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और तीनों का ही काम क्या होता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में चेंज कर देते हैं, और फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम इन पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। प्रोटीलिटिक एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे एमाइलेटिक एंजाइम और लाइपेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। एमाइलेटिक एंजाइम एमाइलोप्सिन या एमाइलेज के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या करते हैं? फूड में जो बच गए स्टार्च होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं और इसको माल्टोज में चेंज करते हैं। जैसा कि हमने टाइलिन के केस में पढ़ा था, टाइलिन भी स्टार्च का ही डाइजेशन करता है, तो मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करता है और इसका माल्टोज में चेंज करता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ठीक ये माल्टोज में चेंज कर देता है। फिर लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट यानी कि बाइल जूस जिस फैट का इमल्सिफिकेशन कर चुका होता है उन फैट का क्या करता है? लाइपेज इनका डाइजेशन में हेल्प करता है और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फैट अपने उस फॉर्म में आ चुका, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जिससे ये फैट बना होता है। इसी तरीके से प्रोटीन का भी लगभग एमिनो एसिड में सारे प्रोटीन आ चुके होते हैं, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके थे, इनका भी डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुका होता है।
यहाँ पे एक और एंजाइम पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस का काम होता है डीएनए के डाइजेशन में हेल्प करना, और वहीं पे राइबोन्यूक्लियस का वर्क होता है आरएनए के डाइजेशन में हेल्प करना। तो ये दोनों एंजाइम्स डीएनए और आरएनए को उनके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं। तो लास्ट में आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के लिए भी पीएच 7.5 से लेके 8.3 होना चाहिए। इसमें हर तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीलिटिक, एमाइलेटिक, लाइपेज और न्यूक्लियस एंजाइम। तो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स में मेनली होते हैं एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम, ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक, देखिए नाम तो आपको बहुत ढेर सारे लर्न करने होंगे, बट लर्न करने से दूर मत भागिएगा। अगर आप समझ के लर्न करेंगे सब आपको लर्न हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि नाम क्या बताता है, एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम। तो ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज करता है। प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब कई पेप्टाइड्स बॉन्ड से मिल के बने होते हैं प्रोटीन। ठीक, अब प्रोटीन जो एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है ये पॉलीपेप्टाइड्स पे वर्क करेगा, उनकी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक, प्रोटीन के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उन पे वर्क करेगा, उन पे अटैक करेगा, उनके बॉन्ड को तोड़ेगा और फिर इसे किसमें, एमिनो एसिड में चेंज करेगा। ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम वो पेप्टाइड्स जो 3 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं वो ट्राइपेप्टाइड्स कहलाते हैं। ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम इन्हें 3 एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इसी तरीके से डाइपेप्टाइड्स 2 एमिनो एसिड से बने होते हैं और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम उन्हें उन्हीं एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो इसी तरह से एमिलेटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि मेनली 3 तरह के होते हैं, मोल्टेस, लैक्टेस और सुक्रेस। और ये किस पे वर्क करते हैं, जैसे मोल्टेस है मोल्टोस पे वर्क करेगा, लैक्टेस है लैक्टोस पे और सुक्रेस सुक्रोस पे। और ये तीनों मोल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस ये तीनों डाइसैक्राइड है, यानी 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर मोल्टेस मोल्टोस पे वर्क करेगा तो क्या करेगा, इसे ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। और लैक्टेस है, अगर लैक्टोज पे वर्क करेगा तो उसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। और इस तरह से सुक्रेस है तो ये क्या करेगा, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। इंटेस्टाइनल जूस में 2 एंजाइम्स और हैं जो कि लाइपोलेटिक एंजाइम और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है। लाइपोलेटिक एंजाइम का क्या काम होता है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, यानी कि फैट का यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फैट जिन 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उन्हीं में ये से तोड़ देता है। ठीक, अब यहाँ दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम का क्या काम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जैसा कि हम लोग ने पैंक्रियाटिक जूस के केस में पढ़ा था, उसमें जो मौजूद न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करते हैं। उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को आगे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स में और फॉस्फेट में चेंज कर देता है। फिर एक और एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, जो कि न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजनस बेस और शुगर में चेंज कर देता है। यानी कि यहाँ पे भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है डीएनए और आरएनए की। ठीक, जिनसे ये मिलके बने होते हैं उन्हीं में ये चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अपने मोनोमर्स में टूट चुका होता है, यानी कि हमें यहाँ पे ग्लूकोज मिल चुका होता है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो हमें एमिनो एसिड यहाँ मिल जाता है, और इसी तरह से फैट से हमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल यहाँ मिल जाता है। और न्यूक्लियोटाइड मतलब जो डीएनए और आरएनए का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो हमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिल जाता है। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट यानी कंप्लीट ही हो जाती है। तो फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका होता है। अब फूड कॉम्प्लेक्स फूड सॉल्युबल फॉर्म में आ चुका होता है, यानी वाटर में डिसॉल्व होने लायक हो चुका होता है। तो अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चालू होगी। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चालू हो जाती है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है वो इसमें हेल्प करती है, क्योंकि इसकी वॉल कुछ इस टाइप की होती है। इनमें इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि वॉल के का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन और तेज़ी से और फास्ट हो पाता है और आसानी से हो पाता है। ठीक, इनमें काफ़ी ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इनके भीतर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, साथ में लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। इनका नेटवर्क होता है इसके अंदर। तो इससे क्या होता है, ये
जो फूड सॉल्युबल फॉर्म में होता है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ पाए जाते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ वाइट कलर का फ्लूइड होता है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? हमें डिजीज से बचाना। जब आपको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का क्या फंक्शन होता है। बाकी इतना आप समझ लीजिए कि जो लिम्फ होता है यहाँ पे फैटी एसिड और कुछ सॉल्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और ये बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। अब ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं यानी वो ब्लड में पहुंच चुके होते हैं और ब्लड से वो सीधा कहाँ पहले पहुंचेगा? लीवर में। और लीवर अपना फंक्शन चालू करता है। लीवर का क्या फंक्शन होता है? वो ब्लड में मौजूद जो शुगर होता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, उसको ग्लाइकोजन में पहले चेंज कर देता है और अगर ज़रूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन को वापस वो शुगर में भी चेंज कर सकता है, यानी ग्लूकोज में चेंज कर सकता है। यानी कि ब्लड में ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया रहता है। ठीक, इसी तरीके से अगर ब्लड में अमोनिया मौजूद है तो अमोनिया को वो यूरिया में चेंज करता है क्योंकि अमोनिया एक हार्मफुल कंपोनेंट है, मतलब हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसको पहले यूरिया में चेंज कर देता है और ये फिर बाद में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से पहले ये लीवर में पहुंचता है ब्लड, फिर बाद में ये ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ और टिश्यूज़ की हेल्प से एक एक सेल तक पहुंचता है। सारे न्यूट्रिएंट्स फिर सेल तक पहुंच चुके होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद प्रोसेस शुरू होती है एसिमिलेशन की, यानी फूड का एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मौजूद होते हैं वो जाके सेल के प्रोटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं। सीधा इसका यही मतलब है। ठीक, तो ये जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में पहुंच के सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इसका काम यही होता है। तो एमिनो एसिड जब सेल में पहुंचता है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में लग जाता है, प्रोटीन बनाता है। इसी तरीके से फैट का क्या काम होता है? ये भी एनर्जी ही देता है, जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें फैट से मिलती है। और वैसे ही ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से भी हमें एनर्जी ही मिलती है। तो ये हमें सेल में पहुंचते ही एनर्जी देने का काम करता है। ठीक, तो ओवरऑल सेल की ग्रोथ के लिए सब जुट जाते हैं। अब लास्ट में बचता है इगेशन। इगेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, जैसे कि फाइबर जो मौजूद होते हैं फूड में वो हमारी बॉडी नहीं उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। तो उसको क्या है, ये उसका इगेशन होता है, यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से जब ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें कुछ टॉक्सिन बनते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन सभी को क्या किया जाता है? अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इगेशन, जो कि एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आज के वीडियो में हमने डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो उस वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस मिलते रहें और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और मुझे कमेंट करके बताते रहें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। Thank you for watching.